कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने ट्वीट करके कांग्रेस ते सवालिया निशान खड़े किए हैं। इस ट्वीट विच उन्होंने हरियाणा कांग्रेस की दुर्घटनाग्रस्त गड्डी का इंजन और डब्बे ਵੱਖ-ਵੱਖ लाइन ते यात्रा कर रहे हैं। सवारियां दा तां भगवान ही मालक है। अनिल विज का इशारा कांग्रेस विच चल रही गुटबाजी वाल है। विज ने कहा है कि दिल्ली तो रेस्क्यू टीम भी आई सी पर उस नाल भी कोई फर्क नहीं पिया। कांग्रेस की जो गाड़ी है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई है और दुर्घटना होने के बाद इंजन अलग लाइन पे जा रहा है और डब्बे अलग लाइन पे दौड़े जा रहे हैं। दिल्ली से रेस्क्यू टीम आई थी, उसने भी अपने हाथ खड़े कर दिए। अब ये दोनों किस किस खड्ड में जाके गिरेंगे इसका कोई पता नहीं है और जो सवारियां इन पे चढ़ी हुई हैं उनका तो भगवान ही मालिक है। क्या होगा उनका तो अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। चंडीगढ़ के सैक्टर 32 के हस्पताल के ऑपरेशन थिएटर च खुफिया कैमरे राही लेडी डॉक्टरों की कपड़े बदलदियां दी वीडियो बनाने वाले सफाई कर्मचारी ने पुलिस अगे आत्म समर्पण कर दिता है। दस दें कि हस्पताल में सफाई कर्मचारी वजों काम करते निर्मल सिंह ने ऑपरेशन थिएटर के चेंजिंग रूम के डस्टबिन च कैमरा लुकाया हुआ सी। एक कर्मचारी पिछले 4 साल तो ओटी च काम कर रहा सी। पुलिस वालों बरामद कैमरे च 2 घंटे की वीडियो मिली है। इस कैमरे का खुलासा उदों होया सी जदों एक महिला डॉक्टर चेंजिंग रूम च कपड़े बदलने लई गई ते उसने डस्टबिन च अपने ग्लव्स सुट्टे, जबकि उसने शक पैन ते डस्टबिन चेक किया तो उस च कैमरा लग्या हुआ सी। पुलिस ने मुलजम नूं अदालत च पेश किया है, जिथे अदालत ने उसनूं 14 दिन लई न्यायिक हिरासत च भेज दिता है। इसमें हमने जो अक्यूज़्ड है उसके अगेंस्ट 354C और 354B और 511 का केस रजिस्टर करके और कल हमने जो अक्यूज़्ड है उसको अरेस्ट कर लिया है। वो भी इंटेरोगेशन करेंगे और इसकी और विल फाइंड द रियल फैक्ट्स क्या हैं इसके। अभी तक प्रिलिमिनरी जो इंटेरोगेशन है उसने माना कि ये फर्स्ट टाइम था, कि पहले ऐसा कभी नहीं किया है, बट फिर भी हम और इंटेरोगेट करेंगे और इन्वेस्टिगेट करेंगे और जो ट्रुथ होगा उसको सामने लेके आएंगे। चंडीगढ़ के सैक्टर 8 के स्कोर डिस्क के सामने पार्किंग च कुछ नौजवानों वालों की गई फायरिंग च एक नौजवान लड़की समेत 3 जने जख्मी हुए हैं। फायरिंग करने वाले नौजवान एक कार च सवार सन जो फायरिंग करने तो बाद मौके ते गड्डी छड़ के फरार हो गए। इस गड्डी की नंबर प्लेट गायब है। एतवार देर रात हुई इस वारदात कारण फायरिंग करने वाले नौजवान और डिस्क के एक बाउंसर दरमियान हुई मामूली तकरार दसा गया है। दसा गया है कि बाउंसर ने नौजवान नूं डिस्क कोल सिगरेट पीण तो रोकया, जिस तो गुस्से च आए इन्हां नौजवानों ने गोलियां चला दित्तियां। चंडीगढ़ के SSP सुखचैन सिंह गिल का कहना है कि नौजवान की शनाख्त हो गई है और जल्दी उन्होंने गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उसमें काफ़ी क्लूज़ हैं हमारे पास उस इशू पे पुलिस के पास, और उसमें DSP सेंट्रल जो है हमारे वो और साथ में क्राइम की टीम लगी हुई है और मुझे उम्मीद है कि शाम तक हम अक्यूज़्ड जो हैं वो अरेस्ट कर लेंगे इसमें। सर कई क्लूज़ मिले हैं आपको, बस कार भी मिली है, पिस्टल काफ़ी क्लूज़ हैं और हम ऑलमोस्ट वी हैव आइडेंटिफाइड द अक्यूज़्ड, तो जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे। चंडीगढ़ के सेक्टर 8 स्कोर डिस्को तहत में देर रात जो है यहाँ पर फायर हुए हैं। 9 फायर बताए जा रहे हैं। हम वहीं अभी इस जगह खड़े हैं जहाँ पर ये देर रात जो है यहाँ पर 4 युवकों ने जो है फायरिंग करी है, ताबड़तोड़ यहाँ पर फायरिंग करी है, जिसमें 3 लोग जो हैं बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। ये वही एरिया है जहाँ पर 9 राउंड फिगर जो है 4 युवक आए थे गाड़ी में और जिन्होंने जो हुड़दंग मचा रहे थे यहाँ की, हालांकि बाउंसर जो है उन्होंने मना किया और यहाँ के जो स्टाफ ने मना किया तो उनके ऊपर ताबड़तोड़ जो है वो गोलियाँ चलाई हैं। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि काफ़ी देर उन्होंने यहाँ पर उत्पात मचाया, उसके बाद वो वहाँ से फरार हो गए। हालांकि गाड़ी जो है वो छोड़ के फरार हुए हैं। यहाँ पर फोरेंसिक टीम पहुंच चुकी है, क्राइम ब्रांच की टीम यहाँ पर पहुंच के जो है तफ्तीश कर रही है। हालांकि अभी भी आरोपी जो है वो गिरफ्त से बाहर हैं, लेकिन चंडीगढ़ पुलिस की माने तो जल्द ही उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि चंडीगढ़ पुलिस के पास काफ़ी सारे जो क्ल्यूज जो हैं चंडीगढ़ पुलिस को मिले हैं। क्राइम ब्रांच के पास ये केस जो है वो आ चुका है। क्राइम ब्रांच और एरिया SHO जो है यहाँ पर पहुँच कर जो है मौके को इन्वेस्टिगेट करके यहाँ पर छानबीन में जुटे हैं। हम आपको बता दें कि देर रात का ये मामला है जिसमें 4 युवक जो है हुड़दंग मचा रहे थे। जब उनको रोका गया तो उन्होंने ताबड़तोड़ यहाँ पर हमला कर दिया, जिसमें 9 फायर किए, जिसमें 3 लोग जो हैं बुरी तरह जख्मी हुए, जिसमें एक लेडीज़ भी शामिल है। चंडीगढ़ से कैमरामैन गीश दुर्गापाल के साथ मनोज राठी, डे नाइट न्यूज़।
ਤੇ ਉਧਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 11:20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀਰਾਨਗਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ BSF ਦਾ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੁੰਛ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਗਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਰਾਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 2 ਵਾਰ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ BG ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12:30 ਵਜੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੀਮਾ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਤੋਂ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। मन में जो भी सरकार है वो बहुत सजग है और वो इस तरह की किसी भी हरकत को से निपटने में सक्षम है। उधर बिलासपुर जिले के ब्रह्मपुर तो 2 किलोमीटर अगे पंजौग विच एक स्कॉर्पियो कार अते ट्रक दे विच जोरदार टक्कर हो गई, जिस विच कार सवार 7 लोग जख्मी हो गए। जख्मियां नूं बिलासपुर खेतरी हस्पताल विच इलाज लई दाखिल करवाया गया, जिथों एक बजुर्ग की मौत हो गई है। लाश नूं पोस्टमार्टम लई भेज दिता गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सारे जख्मी बिलासपुर जिले के रघुनाथपुरा दे रहने वाले दसे जा रहे हैं। दस्या जा रहा है कि रिटायरमेंट के बाद पैसों के लैण देन के चलते ये लोग शिमला विच अपने वकील नूं मिलण जा रहे सन। उदों पंजौग दे कोल एक तेज़ रफ्तार ट्रक ने इन्हां दी कार विच जोरदार टक्कर मार दी। कार विच 8 लोग सवार सन जो जख्मी हो गए हैं, जदों कि एक दी हस्पताल दे विच मौत हो गई। फिलहाल ट्रक चालक फरार दसा जा रहा है। ये शिमला में जा रहे थे, कोई इनका कॉरपोरेशन से संबंधित कोई चल रहा था। उसमें केस ये था कि जो रिटायर हो गए थे तो उनका सारा पैसा जो था वो सारा पैसा जो था इन्होंने जमा करवा दिया था। अब सरकार ने इनका केस चला हुआ था तो ये इस वकील से मिलने के लिए कहीं शिमला जा रहे थे। और कितने लोग थे सारी गाड़ी में? ये सारे 8-10 लोग थे जी, जो रिटायर बुजुर्ग वगैरह लोग थे। जबली रघुनाथपुरा के सारे और रघुनाथपुरा पंचायत से संबंधित है सारे, जो बिरोजा टारपिंग फैक्ट्री में जो सारे लोग वहीं के काम करते थे। जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता सईद अली शाह गिलानी ने एक बार फिर भारत के खिलाफ अग उगली है। गिलानी ने कहा है कि कश्मीर घाटी विच पाकिस्तान का झंडा 1997 तो लहराया जा रहा है अते ये अगे भी लहराउंदा रहेगा। अली शाह गिलानी ने कहा है कि सानू हिंदुस्तान नाल दुश्मनी नहीं है। गिलानी ने कहा कि घाटी के लोग कश्मीर विच उस दियां रैलियां विच पाकिस्तान का झंडा लहराउंदे रहणगे अते गुआंढी देश नू अपना शुभ चिंतक करार दिता। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के प्रधान शहीद अली शाह गिलानी ने अपने घर विच एक समारोह के दौरान ये गल्लां कहियां। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी झंडा लहराया गया ते इंशाअल्लाह भविख विच भी ये लहराया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान साडा गुआंढी अते हितैषी है। 1947 से यहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है, लहराया जा रहा है और आएंगे भी इंशाअल्लाह लहराया जाएगा। पाकिस्तान 47 से लेकर आज तक हमारे काज की हिमायत करता चला आ रहा है। उसने 3 जंगें लड़ी हैं, लेकिन हिंदुस्तान के लोगों के साथ हमें कोई दुश्मनी नहीं है। हम हिंदुस्तान के लिए हमेशा बड़ा चाहते हैं। हमें इनके साथ कोई दुश्मनी नहीं है, इसलिए कि इस्लाम हमें इसकी इजाजत नहीं देता है। लेकिन हिंदुस्तान के लोगों ने जो अपने वतन को खुदा बनाया है और फिर उसकी पूजा करते हैं और उसकी पूजा करते हुए गाय पर भी पाबंदी लगाते हैं कि इसका गोश्त न खाया जाए। ते उधर गिलानी दे बयान ते सियासी आगुआं दा की कहना है कि इस तरह की बयानबाजी नाल कश्मीर का माहौल खराब हो सकता है। उन्होंने सरकार तो गिलानी वर्गे लोगों खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की थी। देखिए, एक जो मुझे कभी कभी दिखता है कि गिलानी साहब जैसे लोग या उस तरह के जो अलगाववादी ताकतें हैं, वो ताकतें जो है वो कश्मीर के विकास में बाधा पैदा करना चाहती हैं। कश्मीर की तरक्की, कश्मीर के लोगों की तरक्की उनको सूट नहीं करती। और जब भी कश्मीर शांति के साथ तरक्की के रास्ते पे चलना चाहता है तो इस तरह की अलगाववादी ताकतें, इस तरह की शैतानी ताकतें कश्मीर के विकास के रास्ते में रोड़ा अटकाती हैं। ये पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराते,
बल्कि विनाश का झंडा लहराते हैं। और इस तरह के झंडे लहरा करके वो कश्मीर के लोगों के शांतिपूर्ण माहौल को, कश्मीर के लोगों के विकास के माहौल को, कश्मीर के लोगों की तरक्की के माहौल पे स्पीड ब्रेकर बनाने का काम करते हैं, लेकिन उसमें वो सफल नहीं हो। निरंतर रोज कोई न कोई घटना होती है। पाकिस्तान के झंडे वहाँ पर फहराए जा रहे हैं, पाकिस्तान के नारे लगाए जा रहे हैं, पक्ष में नारे, जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। तो ये बहुत ही खेदजनक स्थिति है। और जिलानी ने कहा है कि इसी तरह से झंडे फहराते रहेंगे, इसी तरह से नारे लगते रहेंगे। तो अब तो केंद्र सरकार और इनकी अपनी सरकार ये होश में आए और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें। देखिए, वो उन्होंने ये बोला है कि पाकिस्तान हमारा हमदर्द है, बेनिफैक्टर है। अगर पाकिस्तान उनका इतना ही बेनिफैक्टर है, उनको इतना लगाव है पाकिस्तान से, तो चले जाएं पाकिस्तान। यहाँ क्यों है वो? यहाँ से हिंदुस्तान का पासपोर्ट मांग रहे हैं, हमसे भीख मांग रहे हैं कि हमें पासपोर्ट दिया जाए। हमसे वो सारी सहूलियतें, सारे ह्यूमन राइट्स, सारे लॉज, सारे लेजिस्लेशंस कश्मीर पे लागू कराया जाए। कश्मीर पे नहीं, गिलानी साहब पे। यहाँ से वो हिंदुस्तान के विरुद्ध बोल रहे हैं। ये जो दोनों जो ये दोनों पोजीशंस हैं, इनको रिकंसाइल करने की बड़ी मुश्किल होती जा रही है। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार क्यों एक्शन नहीं ले रही, क्योंकि ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। वो हमेशा बोलते आ रहे हैं। ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ੌਂਕੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਅਦਾ। ਆਮ ਬਜਟ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ 12.36 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 14% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਇਹ ਵਧੀ ਹੋਈ ਦਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਖਾਣਾ, सैर सपाटा, रेलवे सफ़र ਅਤੇ हवाई सफ़र, मोबाइल फोन की वरतों समेत होर कई जरूरी चीज़ों के रेट 'ਚ वाधा हो गया है। इस दे नाल ही बीमा पॉलिसियां, बैंकिंग सेवावां, इश्तिहारबाजी ਅਤੇ क्रेडिट कार्ड समेत कई होर सेवावां ते भी असर पिया है। अगर भाड़ा बढ़ गया तो ठीक है, पर गवर्नमेंट को भी उसका क्या बोलता है उसको, जो साफ सफाई होता है उसको ध्यान में रखना चाहिए, और उसका जो पैसेंजर का सिक्योरिटी का भी ध्यान रखना चाहिए। सर्विस टैक्स काफ़ी मायने रखता है। मोबाइल बिल से लेकर हर चीज़ पे टैक्सेस बढ़ रहे हैं। हमारे जेब खर्च से लेके हमारे फैमिली का बजट तक गड़बड़ा रहा है, हर महीने का बजट गड़बड़ा रहा है, और ये दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। सो इट इज़ ए टोटल एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द पब्लिक। हर तरीके की प्रॉब्लम सर फेस करनी पड़ रही है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर जो हम ट्रेवल कर रहे हैं उसमें दाम बढ़ गया, उसकी वजह से भी सफ़र करना पड़ रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, उसकी वजह से भी सफ़र करना पड़ रहा है। उसके बाद से कहीं भी रेस्टोरेंट में मान लीजिए पहले कोई खाना खाने जा रहा था, वेट टैक्स बढ़ जाने की वजह से अब ज़्यादा चार्जेस पे करने पड़ रहे हैं। तो हर क्षेत्र में सर महंगाई की वजह से सफ़र तो करना पड़ रहा है, आम जनता सफ़र कर रही है। टैक्स बढ़ रहे हैं, किराए बढ़ रहे हैं, कुछ भी बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फैसिलिटीज़ तो बढ़ा है। उस हिसाब से फैसिलिटीज़ की पोजीशन है कि अब तत्काल होगा, प्रीमियम होगा, अब सुविधा होगा, दुनिया भर की कहानियाँ हैं, लेकिन कहीं कोई रिजल्ट नहीं कि पैसेंजर को आराम मिला। कहीं एसी का टिकट लेने के बाद भी एसी की सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। वहाँ इतना कचरा है, बाथरूम, पानी, अभी गर्मी में तो पानी की बहुत सारी समस्या आ रही है। पानी नहीं रहे, बाथरूम, टॉयलेट सब में पानी नहीं है। बीजेपी की सरकार आई है तब से इन्होंने जो इलेक्शन लड़े थे, इन्होंने महंगाई के मुद्दे पे लड़े थे, लेकिन जब से ये सत्ता में है तब से पब्लिक पे कभी ये टैक्स कभी वो टैक्स। अभी जो कल से किराया, रेलवे में किराए बढ़ रहे हैं। जब से एनडीए सरकार बनी है, पीएम साहब ने बोला था अच्छे दिन को देखकर लोगों ने इनको अपना बहुमत देकर आज नवाजा, और सबसे पहले इन्होंने टारगेट रेलवे को ही किया, जहां 18% पिछली बार इन्होंने बढ़ा के बोला कि रेलवे स्ट्रक्चर को बहुत ही आधुनिक किया जाएगा। पता नहीं क्या क्या सपने रेलवे के लिए इन्होंने दिखाए, वो तो एक साल में ये हो कर नहीं सके, बल्कि चोर दरवाजे से पहले इन्होंने 18 के बाद बढ़ाया और अब फिर से बढ़ा दिए। It's been done. There must be some reasons, okay, that why they have done. But what I feel like, if they have increased, they have to match up to that quality. If you're increasing 14% fare on the AC, right? So you need to give that much of quality in your services, in terms of food, in terms of train cleanness. Increasing in tax in the railway sector, that is to the limited to AC. The AC person can afford this 1.36%, but the question of from 12.36 to 14%, it is impact in each and everywhere, from the ठेला वाला to helicopter वाला। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ।
एक तरफ सर्विस टैक्स बढ़ा दिया, आम आदमी पर कोई नहीं बचेगा इससे। खाना पीना, अस्पताल, दवाई, शिक्षा, मोबाइल फोन भी नहीं बचेगा, सब महंगा हो जाएगा। और दूसरी तरफ 5%, इधर 2% बढ़ा रहे हैं और 5% वेल्थ टैक्स उसी बजट से घटाया जा रहा है। अमीरों को घटाओ, गरीबों को बढ़ाओ, यही मोदी सरकार का नारा है। सब्जियां महंगी, पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है। जब इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ रहा तो उस दर से बढ़ गया, जब घट रहा था तो उस दर से नहीं घटा। तो 1 साल तक सारे रिक्रूटमेंट पर पाबंदी 1 साल से अब तो ज़्यादा हो रहा है। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात इन्होंने की थी। तो अच्छे दिन तो बड़े लोगों को के लिए, अमीर लोगों के लिए आ रहे हैं और गरीब लोगों के लिए परेशानी के दिन आ गए हैं। और क्लियर मेजॉरिटी में सरकार आने के बावजूद भी अभी तक देश के गरीब जनता के लिए कुछ किए हैं ऐसा नहीं लगता है। बाकी ये गरीब जनता के बारे में बोलते हैं कि 12 रुपया प्रीमियम में हम 2 लाख रुपया इंश्योरेंस देंगे, तो वो किसके लिए है? 12 रुपया लेते हैं और कितने साल के लिए वो सारे मेंशन किए हैं, लेकिन कितना लोगों का एक्सीडेंट में डेथ होता है ये स्टैटिस्टिक्स सरकार के पास है। ये सब क्या है? इससे गरीब जनता का, और इसी क्षेत्र में कई करोड़ लोग लगे हुए हैं, उसी में ही आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाते हो। हिसार ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਦਰਪੁਰ 'ਚ ਇੱਕ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੀੜਤ ਬੱਚੀ ਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਲੰਗੀ ਰਾਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਵਰਗਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਹੋਏ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। और वो शाम के समय अपनी नानी के पास चली गई। उसके मामी और मामा ये इंतजार में रहे कि वो नानी के घर गई हुई है। शाम को जब वो खाना देने के लिए नानी के घर पहुंचे तो वहाँ पर वो की नहीं मिली। उसके बाद उसकी तलाश की गई। हमारे पास सूचना आने पर हम उसको तुरंत सिविल हॉस्पिटल आदमपुर में लेकर गए। उस लड़की की मामी का बयान लिखा। बयान लिखने के उपरांत हमने इस पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की है और तफ्तीश जारी है और दोषी को भी हमने राउंड अप कर लिया है। ਤੇ ਉਦੋਂ ਧੂਰੀ ਨੇੜੇ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਿਲਾ ਹਕੀਮਾ ਦੀ ਨਹਿਰ 'ਚ ਨਹਾਉਣ ਗਏ 3 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ 'ਚ ਰੁੜ ਗਏ। ਬਿੰਨੀ, ਚਿਰਾਗ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ 4 ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹਿਰ ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਗਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 3 ਜਣੇ ਨਹਿਰ 'ਚ ਵੜ ਗਏ ਅਤੇ 4 ਜਣੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਨਹਿਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਇਹਨਾਂ 3 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਖੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਜੀ 12 ਵਜੇ ਦੀ ਦਿਨੇ 12 ਵਜੇ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਸੂਏ ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਕੇ ਸੂਏ ਬੰਦ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਆਏ ਵੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਉਤਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਹਿਰ ਪੱਕੀ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਉਤਰਿਆ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕਿਵੇਂ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਡੂੰਘੀ ਸੀ ਨਹਿਰ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬਣ ਲਗੇ, ਦੂਸਰਾ ਭਰਾ ਫੜਨ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਤੀਸਰੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਟਦਾ ਵਿੱਚ ਪਰਨਾ ਜਿਹਾ ਸਿੱਟਿਆ, ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਥੱਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚਾ ਜੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਮਿਲ ਗਏ, ਆ ਕੇ ਗੇੜਾ ਦੇ ਕੇ ਮੁੜ ਗਏ ਜੀ। ਮੰਗ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੀ ਸਾਡੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਬੰਦ ਕਰਾ ਕੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੀ। ਉਧਰ ਸ਼ਿਮਲਾ 'ਚ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਗਈ। 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਇਸ ਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ 'ਚ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ICE ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਇਸ ਰੈਲੀ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
देखिए, ये हमारा बेसिक उद्देश्य ये है कि बच्चों को जो शिमला में फ़िटनेस के तहत कोई भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है और खेलने के लिए कोई सुविधाएं नहीं है, तो एक साइकिलिंग ऐसा मोड है जहां वो अपनी साइकिलिंग से अपनी बिल्ड, अपनी फिज़ीक को मेंटेन कर सकते हैं। दूसरा, उनके अवेयरनेस बढ़ रही है, एक कम्यूटिंग आने जाने के लिए एक साधन, जैसे बच्चा ट्यूशन जा रहा है, स्कूल जा रहा है, वो एक उसके माइंड में आ रहा है कि साइकिल्स अब इस तरीके की आ गई हैं जो कि हिल्स में भी चलाई जा सकती हैं और आने जाने के लिए वो उसको इस्तेमाल कर सकता है। लोगों का, बच्चों का पैशन जा रहा है मोटरसाइकिल्स की तरफ। साइकिलिंग इज ए स्पोर्ट, इसमें रिस्क भी होता है और मज़ा भी होता है। अगर आजकल हम इतनी गाड़ियों में पेट्रोल वेस्ट करते हैं, सब कुछ वेस्ट करते हैं, हम ये भूल चुके कि हमारे अंदर एनर्जी भी है। साइकिल रिस्की होती है, कार भी रिस्की होती है, एवरीथिंग इज रिस्की, बट साइकिल इज दैट वी वांट एनर्जी इन आवरसेल्व्स। ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸਚਿਨ ਤੰਦੂਲਕਰ, ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀ ਅਤੇ VVS ਲਕਸ਼ਮਣ ਨੂੰ BCCI ਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ BCCI ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਅਗਲੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਲਈ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਵੇਗੀ। BCCI ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਮ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੇਗੀ। ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀ ਨੂੰ ਟੀਮ ਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ BCCI ਰਾਹੁਲ ਦ੍ਰਵਿੜ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਦ੍ਰਵਿੜ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣੇ ਕੋਈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। पंजाबी खबरों में फिलहाल इन्ना ही। सानू तो इजाजत, धन्यवाद। खबरों दी दुनिया विच आओ, साडे नाल कदे भी किते भी जुड़ो। आपां मिलांगे फेसबुक ते, असीं दिखांगे यूट्यूब ते, सानू फॉलो करो ट्विटर ते। खबरां नाल जुड़े रहो दिन रात।